राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। लोग कहते हैं कि दीदी बाकी बिहारी जी से जुड़ी सत्य घटनाएं बताया करो, राधा रानी से जुड़ी सत्य घटनाएं बताया करो। तो मैं आज आपको गुरुग्राम में रहने वाली एक महिला की सत्य घटना बताने जा रही हूँ। कैसे स्वयं राधा रानी ने उनकी गृहस्थी बचाई, कैसे स्वयं राधा रानी एक महिला का रूप धारण करके उनकी गृहस्थी बचाने के लिए आई। हम बात कर रहे हैं सुमन जी की। सुमन जी अपने परिवार में बचपन से बताती हूँ कि बचपन से ही उनके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, पूजा पाठ का बहुत माहौल था, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी। सभी लोग राधा रानी को बहुत मानते थे। पूजा अर्चना वंदना, विशेष उनका पूजा अर्चना वंदना में ध्यान था। गुरुग्राम की वो लोग रहने वाले थे और भगवान से निरंतर प्रयास करते थे कि उनकी 3 पीढ़ी से लड़की नहीं हो रही थी कि भगवान कभी भी ऐसी कोशिश करो, हे राधा रानी हमें एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया दे दो ना, हे राधा रानी हमें एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया दे दो ना, हमारे घर पे भी एक छोटी सी राधा रानी आए तो हमें अति प्रशंसा होगी। ऐसा नित्य भगवान से मांगते थे। जब भी बरसाने जाते थे तब भी बोलते थे कि हमारी 3 पीढ़ियां हो गई लेकिन हमारे घर में अभी तक केवल और केवल बेटों का ही जन्म हुआ है, बेटी का कोई जन्म नहीं हुआ। हे राधा रानी इस बार हमारे घर पे साक्षात आप आओ ना। जब राधा रानी से उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी तो 3 पीढ़ी के बाद एक बिटिया का जन्म हुआ और नाम रखा सुमन। अब सुमन नाम क्यों रखा उसके पीछे भी एक कहानी है। सुमन नाम इसलिए रखा कि जिस भी डॉक्टर ने उनको जन्म दिया था उसका नाम सुमन था, तो उन्होंने उस बिटिया का नाम सुमन ही रख दिया। अब सुमन अपने घर में बड़ी लाडली थी, शरारती भी इतनी, जैसे राधा रानी शरारती नहीं थी वैसे ही सुमन जी भी बहुत ज्यादा शरारती थी। अपने माता पिता को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। ऐसे नहीं, उस भाव से नहीं, शरारत के भाव से अपने माता पिता को बहुत परेशान करती थी। अच्छा, सुमन जी से ना उनके दोनों भाई बहुत डरते थे कि अगर सुमन ने हमसे, सुमन जी की लड़ाई हो गई, उनके भाई सोचते थे अगर सुमन ने हमारी बात पापा को बता दी तो पापा हमारी बहुत कुटैया करने वाले हैं, क्योंकि लड़कियां तो होती ही पापा की लाडली है। इसलिए सुमन जी को बहुत लाड प्यार मिलता था, हर जगह जाती थी, बहुत ज्यादा प्यार मान सम्मान मिलता था। क्यों? क्योंकि सुमन जी के जो दादा थे उनकी भी कोई बेटी नहीं थी, अर्थात कोई बहन नहीं थी। फिर सुमन जी के दादाजी के जो परदादा थे उस वंश में भी कोई बेटी का जन्म नहीं हुआ था। तो 3 पीढ़ी के बाद जब बेटी का जन्म हुआ तो वो तो हो ही जाएगी ना लाडली। 2 भाई और सुमन जी, अर्थात 3 बच्चे थे उस परिवार में। गुरुग्राम में रहते थे। शादी से पहले बहुत ज्यादा हंसी खेल का माहौल था घर में, सब कुछ बहुत पॉजिटिव था। राधा रानी के मंदिर हर महीने में नित्य नियम था सुमन जी के परिवार का कि सुमन जी के दोनों भाई और माता पिता नित्य बिहारी जी के मंदिर में जाते थे, राधा रानी के मंदिर में जाते थे। राधा रानी से प्रार्थना करते थे कि हे राधा रानी आपने हमें सुमन जैसी बिटिया दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लड़कियां कब बड़ी होती हैं पता ही नहीं चलता। सुमन जी अब सियानी हो गई थी। सुमन जी की शादी की जो चिंता है वो उनके पिताजी को सताने लग गई थी। अब सुमन जी ने शादी के लिए, जब सुमन जी की शादी की बात चली तो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन परिवार उन लोगों ने ढूंढा और उस लड़के का नाम था प्रतीक। प्रतीक बिजनेसमैन था, परिवार अच्छा था, सब लोगों ने शादी की हामी भर दी और बहुत धूमधाम से सुमन जी की शादी हुई। पहला कार्ड राधा रानी को दिया गया, राधा रानी को आमंत्रित किया गया और बहुत धूमधाम से सुमन जी की शादी हो गई। जब सुमन जी की शादी विवाह हो गया उसके बाद शादी विवाह मान लो ऐसा किया था, क्योंकि 3 पीढ़ी में पहली लड़की थी तो शादी विवाह भी ऐसा किया था कि पूरे गुरुग्राम में नाम हो गया था सुमन जी का। सुमन जी शादी के बाद फिरोजाबाद शिफ्ट होगी। फिरोजाबाद में वो ससुराल में अपने कुछ दिन रही। जब वो ससुराल में अपने कुछ दिन रही तब तो उनकी सास ने, उनके जेठानी ने और घर में नौकर चाकरों ने काम किया। उसके बाद वो अपना हनीमून बनाने कश्मीर चली गई। कश्मीर में जब उन्होंने अपना हनीमून इत्यादि बनाया उसके बाद सीधा सुमन जी आ गई दिल्ली, क्योंकि जो सुमन जी के हस्बैंड थे उनका जो बिजनेस था वो IT बिजनेस में थे और वो पूरा दिल्ली में था। अब सुमन जी जब दिल्ली आ गई तब एक दिन प्रतीक ने उससे कहा कि अब तुम घर पे आ गई हो, अब तुम घर पे रहती हो तो मेरा मन करता है कि मैं नौकरों के हाथ का खाना क्यों खाऊं, आप खाना बनाया करो और आप खाना मुझे दिया करो ताकि मैं भी तो देखूं कि मेरी पत्नी कैसा खाना बनाती है। लेकिन किसी संयोगवश, किसी कारणवश सुमन जी खाना बनाने से कतरा रही थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, सुमन जी ने खाना नहीं बनाया तो प्रतीक ने एक दिन गुस्से में आके कहा, अरे आपको सुनाई नहीं देता, मैं वो इंसान हूँ जो खाने के लिए जीता हूँ, जीने के लिए नहीं खाता।
अरे हम तो पंजाबी लोग हैं और पंजाबियों का दिल का रास्ता तो वैसे भी पेट से होके जाता है। अगर तुम्हें मेरे दिल पे कब्जा करना है तो तुम्हें मेरा पेट भरना पड़ेगा। अब सुमन जी ने रोते रोते अपनी मैया को फोन किया और मैया ने बहुत सारी टिप्स उनको दिए कि तुम ऐसा खाना बनाओ, ऐसा खाना बनाओ। सुमन जी ने भी बहुत मेहनत करी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी और खाना बनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन बात थी ना, सुमन जी के हाथों में स्वाद नहीं आ रहा था। तब सुमन जी के हाथों में स्वाद नहीं आता तो प्रतीक ने बोला, अच्छा तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, इस वजह से तुम खाना नहीं बना रही थी, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उनके घर में डेली कलेश का माहौल होने लग गया। रोज शाम को प्रतीक जी आते थे और वही कलेश वाला माहौल होता था, क्योंकि प्रतीक जी को खाना स्वाद नहीं लगता था। वो कहते नहीं है कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो मेरे ख्याल से सुमन जी और प्रतीक के घर पे वही वाला हिसाब किताब था कि प्रतीक जी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता था। प्रतीक जी को खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता था। सुमन जी ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रही थी। अच्छा, आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब मेरी नई शादी होकर आई थी तो मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था और मैंने सारा खाना बनाना यूट्यूब से ही सीखा था। सुमन जी नित्य प्रयास कर रही थी लेकिन उनके खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उनके खाने में स्वाद नहीं आ रहा था। सावन का पावन पवित्र महीना आ गया और सुमन जी के भैया सुमन जी को लेने आ गए और सुमन जी अपने घर पे चली गई। जब सुमन जी अपने घर पे गई तो प्रतीक का मन ही नहीं कर रहा था कि वो सुमन जी को वापस लेके आए, लेकिन समाज के और लोग लज्जा के डर से वो सुमन जी को लेकर वापस आ गया। जब वो सुमन जी को लेकर वापस आ गया तो एक बार सुमन जी के भाई साहब उनको दोबारा से लेने के लिए आए, क्योंकि वो श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे। शादी के बाद ये पहला समय था जब सुमन जी श्रीधाम वृंदावन जा रही थी, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं, अपने भाइयों के साथ श्रीधाम वृंदावन जा रही थी। श्रीधाम वृंदावन वो गई और जाते जाते बरसाने, वहां पे श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करे और जाने के बाद बरसाने पहुंच गए। बरसाने पहुंचते की देर नहीं हुई थी कि अचानक से जैसे ही उन्होंने राधा रानी के दर्शन किए, सुमन जी इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। पूरा मंदिर प्रांगण उन्हें देखने में लग रहा था, अरे इस बिटिया को क्या हुआ, इस बालक को क्या हुआ। सुमन जी को ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी माँ सामने खड़ी हो और वो रुदान करने में लग रही थी, अपनी माँ को सारी बातें बता रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही थी, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। बहुत ही ज्यादा रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। उनके मंदिर प्रांगण में भी किसी ने उनको रोने से नहीं रोका। क्यों? मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप भगवान के सामने रो लोगे तो आपको दुनिया के सामने रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप भगवान के सामने नाच लोगे ना तो आपको दुनिया के सामने नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही सोच के उनके माता पिता ने सुमन जी को रोने से नहीं रोका, उनके भाइयों ने सुमन जी को रोने से नहीं रोका। बहुत देर तक सुमन जी राधा रानी के सामने रोती रही। सांझ हो गई। सांझ होने के बाद, दर्शन करने के बाद सुमन जी आज अपने ससुराल नहीं गई, अपने मायके चली गई और मायके जाने के बाद उन्होंने ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली और दिल्ली में कैलाश नगर में बहुत अच्छी कुकिंग क्लासेस दी जाती थी। सुमन जी ने वहाँ से खाना बनाना सीखा। खाना बनाना सीखने के बाद फिर एक महीने के बाद जब वो अपने ससुराल वापस गई, प्रतीक जी के पास वापस गई, तो उन्होंने खाना बनाया, लेकिन खाने में फिर भी स्वाद नहीं आ रहा था। बातें तलाक तक आने लग गई थी, क्योंकि कुछ रोज रात को सुमन जी और सुमन जी के हस्बैंड प्रतीक जी की रोज रात को लड़ाई होती थी। रोज रात को मियाँ बीवी नई शादी होती है, रात को प्यार होता है, रात को भिन्न भिन्न प्रकार की कीड़ाएं होती हैं, लेकिन सुमन जी और प्रतीक जी की रोज रात को लड़ाइयाँ होती थी। लड़ाई इस कदर बढ़ गई थी कि बात तलाक तक आने लगी थी। एक दिन की बात है कि प्रतीक जी अपनी ऑफिस से आ रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी तो अचानक से प्रतीक जी के गाड़ी का टायर जो है वो पंचर हो जाता है। जब टायर पंचर हो जाता है तो प्रतीक जी बहुत देर तक गाड़ी में बैठे रहते हैं कि शायद बारिश रुक जाए तो मैं टायर ठीक करूँ, शायद गाड़ी रुक जाए, बारिश रुक जाए तो मैं टायर ठीक करूँ, लेकिन बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो प्रतीक जी को बारिश में ही उतरना पड़ा और बारिश में उतर के वो अपना टायर बनाना, टायर ठीक करना प्रारंभ कर दिया, टायर को बदलना प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने देखा कि दूर बरगद का एक पेड़ है, वहां पे एक औरत और एक पुरुष खड़े हुए हैं और बहुत देर से खड़े हुए हैं। प्रतीक जी ने देखा कि पता नहीं इतनी बारिश में यहाँ पे क्यों खड़े होंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से वो लड़का जो बरगद के पेड़ के पास खड़ा था प्रतीक जी के पास आ गया और उसने प्रतीक जी की टायर बदलवाने में बहुत ज़्यादा मदद करी।
प्रतीक जी ने उसका धन्यवाद बोला और उससे बोला, अरे तुम इतनी बारिश में ये किसके साथ खड़े हुए? माधव है और मैं मथुरा से आया हूँ, किसी कारणवश आज मुझे दिल्ली रुकना पड़ा और दिल्ली में मुझे यहाँ पे कोई होटल नहीं मिल रहा। मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं अपनी पत्नी राधिका के साथ होटल में जाके शिफ्ट हो जाऊंगा। न जाने प्रतीक के मन में ऐसा क्या आया, प्रतीक ने अचानक से बोल दिया, अरे यार इतनी बारिश में तुझे कहाँ पे होटल मिलेगा, चल तू ऐसा कर मेरे घर पे ही चल आज। माधव ने बहुत बार मना करा, नहीं 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 मुझे आपके घर पे नहीं जाना, लेकिन प्रतीक ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया और इंसिस्ट करने के बाद माधव ने अपनी पत्नी के साथ प्रतीक के घर पे चला गया। जब माधव अपनी पत्नी के साथ प्रतीक के घर पे गया तो जैसे ही प्रतीक ने बैल बजाई वैसे ही सुमन जी ने दरवाज़ा खोला करके कि हमारे गेस्ट आए हैं और आज भोजन यहीं पे करेंगे। प्रतीक ने सोचा कि सुमन तो अच्छा खाना बनाती नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ कि आज का खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। प्रतीक ने कहा कि अच्छा मुझे ये बताओ ओ माधव, राधिका से भी पूछ लो कि वो क्या खाना खाएगी, आज का खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। तभी राधिका ने बोला, अरे भाई साहब बाहर से खाना ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है, मैं और सुमन जी है ना, मैं और आपकी पत्नी दीदी है ना, हम दोनों मिलके खाना घर पे ही बना लेंगे। अब प्रतीक को तो पता था कि सुमन जी को खाना अच्छा बनाना नहीं आता। प्रतीक ने कहा नहीं 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 नहीं, घर से खाना बनाने की क्या आवश्यकता है, अरे खाना घर पे बनाने की जरूरत ही नहीं है, खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन जब माधव ने और राधिका ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तो प्रतीक को चुप रहना पड़ा और सुमन जी और राधिका किचन में गई और बहुत सारा खाना बना के लेके आ गई। खाना बन के टेबल पे सज गया। सुमन जी ने प्रतीक को आवाज़ लगाई, राधिका ने माधव को आवाज़ लगाई कि आके खाना खा लीजिए। सभी लोग, चारों लोग टेबल पे आके बैठ गए। मान लो ऐसा माहौल हो रहा था जैसे कि आपस में कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आज खाने की खुशबू कुछ अलग थी, अलग से खाने में टेस्ट आ रहा था, अलग से खाना की खुशबू आई थी। जैसे ही प्रतीक ने खाने के डोंगे खोले वैसे ही इतनी ज़्यादा कंटेनर खोला, इतनी ज़्यादा खुशबू आई। प्रतीक ने बोला, अरे वाह आज खाने का मज़ा ही आने वाला है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाना किसने बनाया? तभी राधिका ने बोला, अरे सुमन जी और मैंने मिलके आज खाना बनाया, खाना बहुत स्वाद बना था। प्रतीक अपने पेट पे हाथ फेरता जा रहा था कि और वाह वाह करते जा रहा था। मैं आज को सही बताऊं कि प्रतीक ने तो उस दिन 2 रोटी भाई साहब ज़्यादा खा ली, 2 रोटी ज़्यादा खा ली और प्रतीक अपने पेट पे हाथ फेरता जा रहा था, बोल रहा था, अरे वाह आज तो खाने का स्वाद ही आ। प्रतीक बार बार बोला जा रहा था कि आज तो मैंने ज़्यादा खा लिया है, बहुत सालों बाद मुझे इतना अच्छा खाना मिला है, आज का खाना तो मेरे माँ के हाथों का स्वाद मेरे को याद दिला रहा है, आज खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। रात को गपशप हुई और रात को गपशप होने के बाद ऐसा माहौल हो गया था, घर का इतना सकारात्मक माहौल हो गया था। प्रतीक भी बहुत खुश था, सुमन भी बहुत खुश थी। सुमन ने राधिका को और माधव को एक उनका पर्सनल कमरा दिया और वो अपने पर्सनल कमरे में चले गए। आज कई सालों के बाद, शादी के 2 साल बाद प्रतीक सुमन के थोड़ा पास आया था। उसने सुमन का आज हाथ पकड़ा और प्यार से आई लव यू बोला था। सुमन को ऐसे लगा कि मानो घर में सब कुछ ठीक हो गया है। इतना सकारात्मक माहौल कभी भी घर पे नहीं था। रोज रात को लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन जब राधिका आने से प्रतीक सुमन के पास आया था और प्रतीक ने सुमन का प्यार से धीरे से हाथ पकड़ा था। सुमन बहुत ज़्यादा खुश थी। अगले दिन सुबह हुई तो सुमन ने देखा कि जो राधिका है वो नहा धो के किचन में सुमन से पहले ही आ चुकी है। सुमन जैसे ही उठी और भाग के वो किचन में आई तो उसने देखा कि राधिका ने पहले ही चाय बना दी है और खाने के लिए सब्जियां इत्यादि वगैरह काट दी है। एक बात बोली कि बहन आज मैं तुझे एक बात बताती हूँ, कभी भी बिना नहाए रसोई घर में नहीं आना चाहिए, तुम पहले जाओ स्नान करके वापस आ जाओ। राधिका ने जब सुमन से ऐसा बोला कि कभी भी नहाकर बिना नहाए रसोई घर में नहीं आना चाहिए तो सुमन नहाने के लिए चली गई और नहा के वापस आई और फिर राधिका ने और सुमन ने मिलकर खाना बनाया। जब राधिका ने और सुमन ने मिलकर खाना बनाया फिर आज खाने की टेबल पे बहुत वाहवाही लूटी। आज खाना बहुत अच्छा बना था। प्रतीक तो आज ये कहते कहते नहीं थक रहा था, अरे मैं आज ज्यादा खा लूंगा, आज मेरा ऑफिस जाने का मन ही नहीं है, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ। माधव ने और राधिका ने बोला कि भैया हमें तो शाम को ट्रेन है, हमें तो जाना है, आप छुट्टी क्यों कर रहे हो? लेकिन प्रतीक माना नहीं। प्रतीक ने छुट्टी कर ली और उन सभी लोगों से आपस में गॉसिप करना चालू कर दिया। माधव से प्रतीक ने एड्रेस लिया कि जब भी हम मथुरा वृंदावन आएंगे तो तुम्हारे पास जरूर आएंगे, तुम अपना पता देने की कृपया हमें कोशिश करो। जब उसने अपना पता दे दिया थोड़ी देर बाद देखा कि समय हो चुका है, अब माधव की ट्रेन का समय हो गया था। तो राधिका जी और माधव अपने ट्रेन के लिए निकल पड़े थे। प्रतीक ने बोला, अरे माधव
कुछ देर रुको, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। लेकिन माधव ने कहा नहीं नहीं, मैं नीचे से ऑटो ले लूंगा, वैसे ही आप लोगों ने हम पे इतना एहसान कर दिया, मैं ज़्यादा एहसान आप पे चाहता नहीं हूँ, मैं नीचे से ऑटो ले लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह के माधव और राधिका नीचे की तरफ चले गए। तभी सुमन जी ने जोर से आवाज लगाई, अरे प्रतीक, अरे सुनते हो, मैंने जो राधिका को गिफ्ट दिए थे वो राधिका गिफ्ट जो है वो अपने कमरे में ही छोड़ के चली गई है, आप जरा भाग के जरूर जाइएगा, वो अभी नीचे ही पहुंचे होंगे, उनका गिफ्ट उनको तक पहुंचा दीजिए। प्रतीक को समझ में नहीं आया, बैग उठाया और फटाफट से लिफ्ट से नीचे गया तो देखा कि कोई भी वहां पे आसपास नजर नहीं आ रहा था। प्रतीक ने अपने गार्ड से पूछा, अरे जो मेरे घर पे कल जो 2 गेस्ट आए थे, मेरे साथ आए थे, तुमने उनको जहां से जाते हुए देखा है? तो उस गार्ड ने कहा, ना तो मैंने कल किसी को आते हुए देखा था साहब, ना मैंने आज किसी को जाते हुए देखा। प्रतीक ने बोला, शायद ये गार्ड कल था ही नहीं। पास पड़ोस के सारे ऑटो वालों से पूछा, अरे तुमने किसी को स्टेशन के लिए सवारी भी जाते हुए देखी है? स्टेशन के लिए सवारी भी जाते हुए देखी है? सभी ऑटो वालों ने साफ साफ मना कर दिया। प्रतीक अपने घर वापस आ चुका था और सुमन आज मन ही मन में डर रही थी कि आज का खाना शाम का कैसा बनेगा। कल तो इतना अच्छा माहौल हो गया था, सब कुछ इतना अच्छा हो गया था, आज का खाना कैसे बनेगा। लेकिन शाम हो चुकी थी और सुमन ने आज खाना बनाना प्रारंभ किया। प्रतीक भी यही समझ रहा था कि आज सुबह का खाना और कल शाम का खाना राधिका ने बनाया था, इसलिए बहुत अच्छा बना होगा, हाथ का बहुत ही ज्यादा बेकार खाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, सुमन ने जैसे ही खाना बना के लेके आई और प्रतीक ने पहली बाइट ही खाई थी, उसको कल रात के खाने का आनंद आ गया। अरे आज तो खाना बहुत ही ज्यादा स्वाद बना है। अचानक से उनकी जिंदगी में परिवर्तन आ गया था, खुशियों वाला माहौल आ गया था। आज उनकी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन वो रात जब राधिका और माधव उनके पास आए थे, उस रात से लेकर 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई भी कलेश उत्पन्न नहीं हुआ था। सुमन बहुत अच्छा खाना बनाने लग गई थी, सुमन बहुत प्यारा खाना बनाने लग गई थी। प्रतीक और सुमन बहुत खुशी खुशी उस घर में रह रहे थे। 1 साल के बाद सुमन को एक प्यारा सा बेटा हुआ और उस बेटे को आशीर्वाद दिलाने के लिए वो राधा रानी के पास गए। जब उस बेटे को आशीर्वाद दिलाने के लिए वो राधा रानी के पास गए तो उन्होंने देखा कि माधव ने हमें एक एड्रेस दिया था, चलो आज जाके माधव से मिल के आते हैं। जब वो मथुरा में माधव के घर के एड्रेस के पास गए तो देखा कि वहां पर एक मंदिर है, जिसमें वहां पर कोई घर नहीं है, वहां पर एक मंदिर है। तो उनको लगा कि माधव ने शायद हमें गलत एड्रेस दे दिया है। इस माधव नाम का कोई भी व्यक्ति वहां पे नहीं रहता था, राधिका नाम की कोई भी लेडीज वहां पे नहीं रहती थी। उन्होंने कहा चलो कोई भी नहीं रहता, इस मंदिर का हमें एड्रेस दे दिया, अब यहाँ तक आए हैं तो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। जब वो उस मंदिर के अंदर गए तो वो देख के अचरज में पड़ गए। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो उस मंदिर में विग्रह था, उस विग्रह का स्वरूप बिल्कुल राधिका जैसे राधा रानी थी और माधव जैसे श्री कृष्ण जी से। दोनों उस समय शून्य पड़ गए, दोनों की आंखों में बहुत सारे आंसू बह रहे थे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उसी बीच में सुमन को सारी बातें याद आ गई कि राधिका ने उससे क्या क्या कहा था। राधिका ने उससे कहा था कि भगवान को कोई भी भोजन का, जो भी आप भोजन बना रहे हो तो वो संगीत के साथ बनाओ, कोई भी भोग आप बना रहे हो भगवान के नाम का स्मरण करते बनाओ। राधिका को उस समय उस रात की सारी बातें याद आ रही थी जो राधिका ने उसको सुमन को बताई थी। राधिका ने सुमन को बोला था कि जब भी आप खाना बनाओ तब भी आपको भजन चलाने चाहिए, जब भी आप खाना बनाओ तो भगवान के नाम का सुमरन करते हुए खाना बनाना चाहिए, जब भी आप खाना बनाओ तो उसके बाद भोग अवश्य लगाना चाहिए। खाना केवल आप बना रहे हो, लेकिन खाने के बाद भोग लगने के बाद वो प्रसाद हो जाता है। कभी भी बिना नहाए किचन में नहीं जाना चाहिए, कभी भी बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए। सारी बातें आज सुमन को याद आ रही थी। उन्होंने वहां पे दंडवत प्रणाम किया और आज उनकी जिंदगी में 2 बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी लाइफ उस रात को वो कभी नहीं भूल सकते कि स्वयं भगवान मनुष्य का अवतार लेके उनका गृहस्थ जीवन बचाने आए थे। ऐसी है मेरी राधा रानी की महिमा, ऐसी है मेरे बाके बिहारी लाल की महिमा। आप लोग जानते हैं ये एक सत्य घटना है जो कि गुरुग्राम में स्थित हुई थी। आज उनकी शादी को 20 साल हो गए, लेकिन वो रात याद करते हुए आज भी सुमन जी और प्रतीक जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।